सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम डिस्कशन करेंगे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। अगर आपको ये पूरा सिद्धांत समझना है, इसमें एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा सिद्धांत जितने फैक्ट पॉइंट होंगे आपको मैं बता दूंगा, और आप एक बार इसको ध्यान करके जरूर देखें। और अगर हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप अपने हिसाब से उसे नोट करते चलें, ताकि आपको दोबारा नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या है, एक बार आप इसको अगर दोबारा देख लेंगे तो आपका ये सिद्धांत जो है 100% पक्का हो जाएगा। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गेस्टाल्ट शब्द के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गेस्टाल्ट शब्द कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, ये जर्मन का है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन का है और इसका मतलब होता है समग्र या पूर्णाकार। इतनी बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया किसने किसने है। तो इसमें ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कोलर ही लगा देते हैं, लेकिन क्या है, कोलर ने सिर्फ क्या किया है, प्रयोग किया है, प्रतिपादन नहीं किया है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसी और ने किया है, प्रयोग किसी और ने किया है, और सहयोगी कोई और थे। प्लस एक बंदा, एक मनोवैज्ञानिक और है जो गेस्टाल्टवादी समुदाय के ही हैं या जर्मन के ही मनोवैज्ञानिक थे, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो प्रतिपादन किसने किया है, बर्दीमल ने किया है। कब किया, 1912 में। प्रयोग किसने किया है, कोहलर ने किया है, जिनके कारण ये सिद्धांत क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। कब प्रसिद्ध हुआ, वो प्रयोग कब किया, 1916 में। और जो सहयोगी इनके रहे हैं कूट, कोफका, जिन्होंने ये सिद्धांत प्रसिद्ध किया। सही है। प्रतिपादन बर्दीमल, प्रतिपादक कह लीजिए, प्रतिपादक या जनक कह लीजिए। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन की गेस्टाल्टवादी समुदाय के जनक कौन है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बर्दीमल हो जाएंगे। या इनका प्रतिपादक किसने किया, कब किया, 1912 में किया। और गेस्टाल्टवादी समुदाय के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, अगर आपसे पूछा है तो आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसमें से एक या दो दिया हो, एक दिया होगा तो आपको, अगर तीनों दिए हैं तो एक नहीं दिया होगा, जो नहीं दिया होगा वो क्या होगा, गेस्टाल्टवादी समुदाय का मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। एक मनोवैज्ञानिक है लेविन। ये भी क्या है, गेस्टाल्टवादी के ही है, ये भी जर्मनी के ही। लेकिन जब ये जर्मनी से कहां चले गए, अमेरिका। जब ये अमेरिका चले गए तब इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या है, गेस्टाल्टवादी समुदाय के लोग कौन कौन से हैं, बर्दीमल है, कोहलर है, कोफका है और लेविन है। सही है। बर्दीमल ने क्या किया, प्रतिपादन किया है, कोहलर ने किया है, प्रयोग किया है, कोफका जो थे इनके सहयोगी थे, 1912, 1916, 1920। फिर जब जर्मनी से अमेरिका चले गए लेविन, तो क्या हुआ, इनका भी कूट लेविन करके लिखा हुआ मिलता है, कूट लेविन। इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत दिया। सही है। फिर गेस्टाल्ट शब्द का अगर प्रयोग बता दिया जाए कहाँ का है, तो ये जर्मनी का है, जर्मन का है। इसका अर्थ क्या है, समग्र पूर्णाकार। सही है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हम इसके सिद्धांत के बारे में नहीं बताएंगे कि बंदर ने या चिंपांजी ने क्या किया, क्या कैसे हुआ। हम सिर्फ आपको फैक्ट पॉइंट बता देंगे ताकि आपको क्या है, एग्जाम क्लियर हो जाए। हमसे वहां पे क्या किया जाता है, ये सब कथा नहीं पूछी जाती है। अब क्या है, इसका प्रयोग किस पर किया, प्रयोग वनमानुष या कह दें चिंपांजी। इसका नाम क्या था, सुल्तान। अब क्या है, प्रयोग कितने चरणों में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। कितने चरणों में हो, 4 चरणों में हुआ। प्रयोग कितनी बार किया गया, 6 बार प्रयोग किया गया। सही है। इतना आपको याद रखना है। प्रयोग किस पे किया गया, चिंपांजी पे किया गया या वनमानुष पे या सुल्तान पे, तीनों में से किसी का आप लगा सकते हैं। कितनी बार किया गया, 6 बार किया गया है। और कितने चरणों में किया गया है, 4 चरणों में प्रयोग किया गया। यहीं पे
ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, यहाँ पे हम थोड़ा लिख दे रहे हैं कि सूझ या इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, का सिद्धांत कहते हैं। अब क्या है, जो सूझ या का सिद्धांत है, इसकी व्याख्या किस किताब में मिली? तो कोहलर द्वारा एक किताब लिखी गई थी, कौन सी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कब लिखी गई? 1956 में, जिसमें इस सिद्धांत का क्या हुआ, वर्णन मिलता है या वर्णित है। हमने इसमें क्या चीज सीखी? बनवानुस, चिंपांजी या सुल्तान, इसी का नाम था। अगर आपसे पूछ दिया था किस पे प्रयोग किया तो क्या हुआ? चिंपांजी, आप बता देंगे। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद क्या हम कहते हैं कि इनके क्या संप्रत्यय पूछे जाते हैं, कि इस सिद्धांत के संप्रत्यय कितने हैं, सूझ के सिद्धांत के संप्रत्यय कितने हैं, या किसने इसमें से कौन सा संप्रत्यय नहीं है। तो जो इनके संप्रत्यय हैं, सूझ के सिद्धांत के संप्रत्यय, आप 5 संप्रत्यय हैं, इनमें से आप याद कर लीजिएगा, जो इनमें से नहीं दिया होगा वही नहीं होगा ऑप्शन में अगर दिया होगा। तो उससे पहले क्या होगा? लक्ष्य होगा, दूसरा बाधा होगा, तनाव हो जाएगा, तनाव, इसके बाद संगठन, फिर पुनरुत्थान। कोई ना कोई गोल होगा, उस गोल में क्या होगी? बाधा आएगी, बाधा के बाद हमें क्या होगा? तनाव होगा, तनाव के बाद फिर अपने आप को हम संगठित करेंगे, और संगठित करके क्या करेंगे? फिर हम उसमें कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। यही क्या संप्रत्यय हैं। ये जो आप सिद्धांत चिंपांजी पे जो प्रयोग किया गया, उसके सामने एक लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य रखने के बाद क्या की? उसमें एक बाधा क्रिएट की गई, कोई ना किसी से पिंजड़े में रख दिया, अकेला आया तो बाहर रख दिया, या टांग दिया, बाधा रख दी। बाधा आने पर हमको तनाव आया, तनाव आने के बाद हमने अपने आप को संगठित किया, संगठित करने के बाद हमारे अंदर सूझ आई, और सूझ के हिसाब से हमने उसको क्या किया? पुनरुत्थान किया। अगर आप इसको एक बार भी देख लेंगे सही से तो आपको याद हो जाएगा। और लक्ष्य होना चाहिए, बाधा होनी, लक्ष्य होगा, बाधा आ जाएगी, बाधा तनाव हो जाए, तनाव के बाद क्या? संगठित करेंगे अपने आप, संगठित करने के बाद पुराना पुनरुत्थान करेंगे, उसके रीऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, या रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये संप्रत्यय हो गया। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें से सूझ के सिद्धांत का संप्रत्यय कौन सा नहीं है, तो आप इसमें से बता सकते हैं। इनमें से जो नहीं दिया गया होगा ऑप्शन में, या जो दिया गया होगा वो तो आप टिक कर देंगे, या 4 दिए हैं, 3 दिए हैं, एक और कोई दिया है, तो क्या होगा? उसमें से जो 3 छांट लीजिएगा, जो आपने ना पढ़ा हो उसमें से टिक कर दीजिएगा। ये यहाँ पे इतने आपका संप्रत्यय हो गए। संप्रत्यय के बाद हम इसके जो सिद्धांत हैं, इनके उपनाम के बारे में देखते हैं, क्या कितने उपनाम दिए गए हैं। जैसे हम इसके उपनाम देखें, उपनाम या अन्य नाम। अब देखिए, पहला क्या हो जाएगा? गेस्टाल्टवादी हो ही जाएगा, हमने बता ही दिया, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। अब जब गेस्टाल्टवादी सिद्धांत हो गया तो इसके साथ अपने आप 4-5 सिद्धांत चले आएंगे। कैसे चले आ जाएंगे? गेस्टाल्ट का अर्थ ही समग्र है, समग्र का सिद्धांत या समग्र सिद्धांत। फिर हमने आपको क्या बताया? समग्र हो गया, समग्रता हो गया, या फिर पूर्णाकार हो गया। पूर्णाकार के साथ यहाँ पे देख लीजिए, पूर्णाकृति भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, पूर्णाकृति का सिद्धांत। भैया ये पूर्णाकार पूर्णाकृति हो गया तो एक सिद्धांत और यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, पूर्ण से अंश की ओर। कहीं कहीं यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सही है। हमको क्या देखना है? पूर्णाकार, पूर्णा के बाद पूर्णाकार, पूर्ण से अंश की ओर। अब देखिए ये जो चारों सिद्धांत हैं, ये क्या है? जर्मन भाषा में जो गेस्टाल्ट है उसी का मतलब है, उसी का अर्थ है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे सूझ या अंतर्दृष्टि, हमने ऊपर लिख ही दिया है, अंतर्दृष्टि ऊपर लिखा हुआ है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इतना हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं 2 सिद्धांत और हैं, 2 नाम इनके और हैं। एक पंच, अब
यविवाद का सिद्धांत। तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत हो गया। फिर हमने आपको इसमें कई सारे जो इसमें बता दिए हैं सिद्धांत। पहले हमने आपको इनके नाम बता दिए, समग्र, पूर्णाकार, पूर्णाकृति, फिर पूर्ण से अंश की ओर, सूझ का सिद्धांत है। ये क्या है? अन्य नाम है। ये आपको याद हो जाएंगे। कोई एक दो बार अगर आप वीडियो इसको देखते हैं या एक बार आप इसको नोट्स बना लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। बस क्या है, आप पूरा एक बार समझ लीजिए क्या है, उसके बाद अपने आप इसमें नोट डाउन करिएगा। आपको कभी भी, ज्यादातर यूट्यूब पे ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद कहते हैं कि भैया हमको ये नोट्स दे दीजिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर कॉपी पेन नहीं है तो एक बार वीडियो देख लीजिए, दोबारा जब आपको टाइम मिले तो 5 या 10 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप 5 या 10 मिनट दे देंगे उसमें तो क्या होगा, आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा, आपको कोई भुला नहीं सकेगा। फिर क्या है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। राइटिंग थोड़ी बोर्ड पे हमारी भद्दी है लेकिन हम बोल दे रहे हैं तो उससे आपको समझ में आ जा रहा होगा। तो विशेषता क्या है? सूझ क्या है? अचानक पैदा होती है। सूझ क्या है? अचानक पैदा होती है। दूसरा ही देख लीजिए, कोई भी काम धीरे धीरे नहीं होता है, धीरे धीरे ना होकर अचानक जागृत होता है। अचानक जागृत होना। फिर इसमें क्या, हम यहीं पर तुरंत एक बात कर लेंगे कि सूझ में ही क्या है, जो समस्या समाधान की बात आती है वो क्या होता है, मानसिक चिंतन से दूर हो जाता है। मानसिक चिंतन, समस्या समाधान मानसिक चिंतन से स्वतः हल हो जाता है। अब क्या है, सूझ अचानक पैदा होती है, धीरे धीरे ना होकर अचानक जागृत होती है, संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त होती है, समस्या समाधान मानसिक चिंतन से ही स्वतः हल हो जाता है। अब क्या है, हम एक बार थोड़ा याद कर लें क्या क्या किया हमने। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में क्या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ा। इसमें क्या चीज है, इनके प्रतिपादक हमने देखे। क्या देखे? एक तो वर्तिमल क्या है, ये जनक है, सही है, या प्रतिपादक है। डेट इनकी क्या है, 1912। उसके बाद कोहलर क्या है, कोहलर ने क्या किया, प्रयोग किया। कब किया? 1916 में। अब कोफ्का ने क्या किया, प्रसिद्ध किया। ये इनके सहयोगी थे। कब किया? 1920 में। यही हमने क्या किया, यहीं पे हमने कोहलर की एक किताब पढ़ी, इसका क्या नाम था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कब? 1956 में प्रकाशित हुई, जिसमें क्या हुआ, सूझ के सिद्धांत का वर्णन किया गया। फिर हमने इसमें प्रयोग भी पढ़े। प्रयोग किस पे किया गया? चिंपांजी और बनमानुस, और इसका नाम क्या था, सुल्तान। अब क्या है, प्रयोग कितने चरणों में किया गया? 4 बार किया गया। चिंपांजी का प्रयोग कितनी बार किया? 6 बार किया गया। इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब थोड़ा क्या है, सिद्धांतों को हमने नाम भी पढ़ी दिए, नाम भी एक बार रिवाइज आप करा देते हैं भैया, यहीं से देख लीजिएगा। एक नाम ये हो गया गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, दूसरा नाम ये हो गया, तीसरा नाम क्या हो गया, समग्र हो गया, चौथा नाम पूर्णाकार या पूर्णाकृति हो गया, पूर्णाकार या क्या हो गया, पूर्णाकृति हो गया। फिर हमने एक सिद्धांत आपके यहाँ पे अव्यय भाव बताया था, अवयवी भाव बताया था, अव्यय भाव का सिद्धांत। फिर हमने पूर्ण से अंश की ओर भी बताया, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत हो गया। फिर इसमें एक सिद्धांत तत्कालिक ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत है, तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसमें इतने सारे नाम जो है आपके लिखे हुए हैं, आपको याद हो जाएंगे। अब सिर में एक क्या रहेगी, इसमें जो शैक्षिक विशेषताएं हैं इसकी,
वो हम जान लेते हैं, हमारा सिद्धांत पूरा हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखेगा, अगर आपको समय मिले तो आप क्या करिएगा कि एक बार और देखें इसको। जब एक बार आप और देख लेंगे तो इससे जितने भी फैक्ट के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पूरे हो जाए। आपको दोबारा कहीं से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए। अगर कुछ छूट जा रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ताकि हम भी जान सकें। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अब क्या है, इनकी क्या कर सकते हैं, शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व क्या है? अब देखिए, जहां जहां पर ज्ञान की बात आएगी या सूझ की बात आएगी, वहां वहां पे इनके सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले गणित में ही हो सकता है, नए नए तरीके से लोग लगा देते हैं भाई, नए नए तरीके से सवाल लगा देते हैं। एक सवाल कई तरीके से लगा, ये सूझ की ही देने कई तरीके से आदमी लगा रहा है। गणित और विज्ञान विषय में क्या हो गया, उपयोगी हो गया, हो ही गया। फिर तो भैया पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कि जो कवि लोग हैं, कवि हो गए, लेखक, या सीधी बात कर ले साहित्य, साहित्य, कला और संगीत जैसे विषयों में भी उपयोगी है। कला वाला जो होता है वो क्या करता है, कोई चीज एक मन में उसने अपना देखा है, कुछ देखा, और पूरी भावनाएं उसमें क्या कर देता है, निहित कर देता है, उसमें होती हैं। ऐसे ही समस्या समाधान पर आधारित है, समस्या समाधान। अरे आपके समझ में नहीं आ रहा, हम लिखे गए धीरे से। समस्या समाधान पर आधारित है। अब क्या है, हमने जो भी सिद्धांत अपना था गेस्टाल्टवादी, वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। मेरी समझ से जितने भी फैक्ट के क्वेश्चन बनते थे यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे छूट गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसमें कुछ उपयोगी बात लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर शेयर करें।